अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। हाँ जी, एक सवाल कहा फिर नहीं हुआ कि किया नहीं? किया नहीं, शाबाश। चलें कर देता हूँ फिर मैं। स्प्रिंग जॉब्स पढ़ लें फिर, टूर इंडस्ट्रीज़।
हाँ जी। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? रिक्वायरमेंट बी इस टॉपिक का सवाल है और जो रिक्वायरमेंट ए है, रिक्वायरमेंट ए प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, हाँ जी, पार्ट ए किसका? अच्छा, कंटेंट स्केड्यूल तो ठीक है बनेगा, प्रोसेस लग रहा है, प्रोसेस प्रोसेस फील हो रहा है, लेकिन पार्ट ए किस टॉपिक का सवाल है? हाँ जी, पार्ट ए में तो डिसीजन है ही नहीं। अच्छा चलें, अगर मेरा ख्याल में अगर ना भी पहचाने किस टॉपिक का है तो सवाल सॉल्व करेंगे, शायद समझ आ ही जाए क्या करना है। लिमिटिंग फैक्टर है ना? कौन? बट लिमिटिंग फैक्टर सादा सा लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है जिसमें रैंकिंग उसने खुद करके दी हुई है। क्या रैंकिंग करके दी हुई है? जी पहले करना है, तो ये पार्ट ए लिमिटिंग फैक्टर हो गया, पार्ट बी है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। पार्ट ए में हम जो लिमिटिंग फैक्टर में प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, तो उससे क्या रिजल्ट मिल रहा होता है, मतलब उससे क्या आंसर मिलता है कि किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनाने हैं। तो पार्ट ए में उसने ना कुछ घुमा फिरा के यही बात पूछी हुई। खैर, करता हूं। टिपिकल लिमिटिंग फैक्टर की तरह नहीं होना सॉल्व, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये लिमिटिंग फैक्टर है। तो पार्ट ए में लिमिटिंग फैक्टर है कि कितने यूनिट्स वाई के। अच्छा, अगर सवाल सरसरी सा पढ़ा है तो पार्ट ए शायद लग रहा है कि ये दो बुलेट पॉइंट्स दो सिनेरियोज हैं। नहीं, ये दो सिनेरियोज नहीं है, ये एक ही सिनेरियो है पार्ट ए। अज्यूमिंग कि हमने जी को पूरा करना है, जो दो बुलेट पॉइंट्स है ना, ये इसी सिनेरियो की दो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स पूछी हुई हैं। मैं आपको पहले कहानी समझाता हूँ सवाल की। कहानी यह है कि अभी इस वक्त हम वाई बनाकर बेचते हैं और प्रोसेस वन कह लेता हूं मैं इसको। इसमें वाई बनता है, इसका आउटपुट है वाई। और इस प्रोसेस में, बल्कि इस प्रोसेस में नहीं, इस फैक्ट्री के अंदर जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है 80,000 लेबर आवर्स। और अगर ये 80,000 ना भी बताया होता तो मैं फिर भी आपको बता दूंगा कि ये कैसे पता चलता। इस फैक्ट्री के अंदर जिसमें अभी इस वक्त 80,000 लिमिटेड लेबर आवर्स अवेलेबल हैं, बस वाई बनता है। वाई कितना बनता है, कितनी डिमांड है वाई की? अच्छा चलें, जितनी भी है, जितनी भी है, जरूरत नहीं है सवाल में, वैसे निकाल सकता हूं मैं, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। इस वक्त हम प्लान ये कर रहे हैं कि प्रोसेस टू, ये जो वाई है ना, हम फिलहाल इसको सेल कर दिया करते हैं। कितने का सेल करते हैं, ये ऊपर आपको जो टेबल दिया हुआ है, ये पूरे साल की फिगर्स हैं। वाई की सेल्स हैं, वाई की सारी कॉस्ट है, तो इस वक्त वाई बेचते हैं हम। तो ये जो टेबल है ये एक साल का वाई की इनकम स्टेटमेंट है, कंट्रीब्यूशन है। अभी फिलहाल ये हो रहा है, ये एग्जिस्टिंग है। सवाल ये है कि अगर हम इसको प्रोसेस टू में ले जाएं और इस प्रोसेस टू में इसके साथ एक न्यू मटेरियल भी डालें, टी TS38, और इस प्रोसेस टू का जो आउटपुट होगा वो जी होगा। यहां पर भी कुछ लेबर आवर्स लगते हैं, यहां पर भी लेबर आवर्स लगेंगे। जी हम बनाना चाह रहे हैं। पार्ट बी में पूछा हुआ है कि हम वाई को जी बनाकर बेचें या ना बेचें। पार्ट बी फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है। पार्ट ए ये है
कि अगर हम Z बेचना चाहते हैं तो पहले जितने Y बनाते थे, चलो थोड़े और Y बना लेंगे, उन Y को पहले इधर लाएंगे, पहले अपनी रिक्वायर्ड Z की डिमांड पूरी करेंगे, हो जाएगी, जितने Y बाकी बच जाएंगे वो बेच देंगे। तो पार्ट ए में ये पूछा हुआ है कि हम Z की डिमांड पूरी करना चाहते हैं। Z की डिमांड है 8000 केजी। पार्ट ए में पूछा हुआ है कि अगर हम Z 8000 किलो बनाकर बेचना चाहते हैं तो इस 8000 Z बनाने के लिए कितने Y के किलो लगेंगे और बाकी कितने हैं जो हम Y अलग से बेच पाएंगे। ये रिक्वायरमेंट ए की वर्डिंग है। Assuming कि TIL intends to meet the entire demand of Z, compute production quantities of Y that will be used here, sold without further processing. ये वर्डिंग रिक्वायरमेंट ए की, देखें अगर कहानी समझ आ रही है कि नहीं। ओके, और पार्ट बी फिर एक अलग से सवाल है कि हम Z बनाकर बेचें या Y ऐसे ही बेचें। तो पार्ट बी टिपिकल फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है। पार्ट ए अच्छा इंटरेस्टिंग है, अगर क्लिक कर गया तो मुश्किल नहीं है, लेकिन मसला ये होता है कि उस वक्त बैठ के ना दिमाग पेपर में चलता नहीं है, तो पेपर के हिसाब से ये ट्रिकी सवाल था। ये कहानी समझ आई। अब पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। स्प्रिंग 24 पार्ट ए। चले प्लान करते हैं इसको, क्या करें भी। हमें ये 80,000 दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। हम Z के लिए कितने Y इस्तेमाल करेंगे और बाकी कितने Y बेच लेंगे, इससे हमें यहां से उल्टा आना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक कैसे पहुंचे हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल उल्टा चला लेते हैं। केजी इनपुट, नॉर्मल लॉस और आउटपुट। अब ये जो आउटपुट है ये हमें कितना चाहिए, 8000। नॉर्मल लॉस कितना है, 20%। बल्कि मैं इसको और अच्छा, बल्कि आप इतने काबिल माशाल्लाह हो गए आज, आप कॉस्ट अपने आप को एक्सपर्ट समझ के खत्म करना चाह रहे हैं। मैं ऑलरेडी स्केड्यूल उल्टा बना दूं? मतलब नहीं, मतलब यहां लिख के उल्टा जाने की बजाय आउटपुट लिख के से आउटपुट, आउटपुट यानी Z 8000 किलो चाहिए, नॉर्मल लॉस 20% है, तो कितना इनपुट चाहिए होगा, कैसे। इसका 20% ये है तो 80% वो है, तो ये 2000 हो गया लॉस और 10,000 हो गया इनपुट। इनपुट दो हैं, ट्रांसफर इन और न्यू मटेरियल। अब 10,000 ये दोनों मिलाकर हैं, तो इनमें से ये कितना है और ये कितना है, कोई रेशो होनी चाहिए, तो है कहीं सवाल में। पॉइंट नंबर 2, 1 किलो Y के साथ 0.6 किलो TS मिलेगा, ये रेशो आ गई इनकी। यानी इस 10,000 को Y और TS 38 0.6 और 1 की रेशो में बांट देंगे। 10,000 1/1.6 और 10,000 0.6/1.6। तो ये बन गया 6250 और ये 375। अच्छा, शुक्रिया। तो रिक्वायरमेंट ए में से जो पहला बुलेट पॉइंट है वो ये 6250 है। तो ये मैंने क्वांटिटी स्केड्यूल को उल्टा बनाया। यानी अगर सीधा बनाता ना तो ट्रांसफर इन, न्यू मटेरियल,
नॉर्मल लॉस, आउटपुट उल्टा चल रहा है। तो रिक्वायरमेंट ए, पहला बुलेट पॉइंट, ये ट्रांसफर इन पूछा था। ये हमने प्रोसेस 2 का कॉन्ट्रैक्ट स्केड्यूल उल्टा बनाया। प्रोसेस 1 में कोई लॉस होता है? वाई बनाने में कोई लॉस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हमने ये फैसला करना है कि हम कितने वाई बनाएं। अच्छा, ये मैंने ऊपर इसलिए लिखा है कि यही लेबर है जिसने यहां भी काम करना है, यहां भी काम करना है। ये बात लिखी हुई है पॉइंट नंबर 4 में कि ये जो फर्दर प्रोसेसिंग है, 2 लेबर आवर्स चाहिए होंगे, कैन बी कैरिड आउट ऑन एग्जिस्टिंग मशीन्स। यानी इसी फैक्ट्री के अंदर ही जो वाई बन रहा था, तो उसी फैक्ट्री में ही ये जी बनना है। और लेबर फिर टोटल चूंकि 80,000 है, तो इसका मतलब वही वही लोग हैं। तो उस 80,000 आवर्स में से पहले हमने जी के लिए मेहनत करनी है, फिर जी जो आवर्स खा जाएगा, फिर बाकी आवर्स से वाई मजीद बनाकर फिर अलग से मार्केट में बेच लेंगे। ये मैं इसको लिमिटिंग फैक्टर का सवाल कह रहा हूं। यानी अब सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लान बनाने लगा हूं मैं, जिसका स्टार्ट होगा 80,000। पहले जी बनाने में आवर्स लगेंगे, फिर बचे कुचे आवर्स वाई बनाकर बेच। तो टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 80,000। दोबारा बोलिए। जी बिल्कुल ऐसे। हाँ बिल्कुल। नहीं आएगा। नहीं, अब आया है कि अभी भी नहीं आया समझ? नहीं, ये तो मैं भी एग्जाम दे रहा था ना, तो उसका एक पोर्शन होता है उसमें। जो सारी किताबें वैसे तो कुछ मोस्टली अरबी में होती हैं, लेकिन जवाब उसका उर्दू में दे रहे होते हैं मोस्टली। तो उसमें एक सब्जेक्ट था, उसमें उस्ताद जी मुझे कहते थे कि ये आप ना इबारत पढ़ें और उसके ना एराब आपने खुद ही बताने हैं। और उस पे जो हम एराब लगाते हैं वो नहीं लगे हुए उस पे। अब चूंकि सामने उस्ताद बैठे हैं, मैं पहले लफ्ज से ना गलतियों पे गलतियां शुरू करता था, और फिर वो बताते थे, फिर वो कहते थे ये क्या है यार, ये और मैं कहूँ हाँ हाँ ऐसा ही होता है। यानी जो जो रूल्स उन्होंने सिखाए हुए थे, तो मैं वो गलतियां कर रहा होता था। फिर मेरे दिल में आता था कि ये मैं तो नहीं कर सकूंगा, मतलब अब उस्ताद बता रहे हैं तो मुझे समझ आ रही है, मैं तो नहीं वो, हालांकि मुझे वही रूल्स याद दिला रहे थे जो मैंने पढ़े हुए थे। तो मैं अंदर से ना एक मायूसी मायूसी थी कि मैं तो ये नहीं कर सकता, तो उस्ताद बताते तो समझ आती है। लेकिन जब मैं पेपर में बैठा हुआ था ना, तो उस्ताद नहीं थे मेरे सामने, मुझे पता था नहीं है उस्ताद। तो फिर मैं अपना उस्ताद था। फिर मैंने जो रूल्स सारे पढ़े हुए थे, मैं बिल्कुल कर रहा था अप्लाई। अभी चूंकि मैं सामने हूं ना, आप लोगों ने सोच लिया हुआ है कि जी हमसे ये नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मैंने फौरन बता देना है। तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होता है पेपर में नहीं होगा। बस हिम्मत करें, जब डर जाएंगे ना पेपर में कि ये नहीं मुझसे होगा ही नहीं,
तो बस फिर दिमाग बंद हो जाएगा। तो इसलिए जितने लोग पेपर में बैठे हुए हैं, उनमें से कोई पीएचडी कॉस्ट में नहीं करके आया हुआ है, सब आप जैसे ही हैं। और पेपर में जो भी है, वो है आपके पढ़े हुए में। इसमें से ऐसा क्या है जो आउट ऑफ सिलेबस बताया मैंने? इसमें से आउट ऑफ सिलेबस क्या है? इसमें से कौन सा ऐसा नॉलेज, यानी ये जो मैंने सारी कहानी बताई है, और अब अगर आपको वो अंग्रेजी से ये कहानी निकल रही है, या अभी भी नहीं निकल रही, तो इसमें कौन सा ऐसा नया प्रोसेस है जिसमें केमिस्ट्री आ गई और वो कॉस्ट पढ़ाता था तो वो अचानक केमिस्ट्री आ गई कि आपको फलाने केमिकल की तैयारी आनी चाहिए? नहीं। तो सिर्फ दिमाग को ना ये बताना है कि है इसी में और है ये मेरे पढ़े हुए में से। फिर गौर करेंगे तो आंसर मिलेगा, नहीं गौर करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए पेपर में ना बस घबरा जाते हैं, इसलिए पेपर में बैठ के समझ नहीं आ रहा होता। पहले कौन सा बनाना है? जी। जी के बनाने हैं 8,000। इन 8,000 के लिए कितने लेबर आवर्स लग जाएंगे, बताएं? हम्म, सही है। हाँ जी, कितने? 8,000 के लिए 2, कितने हो गए? अच्छा, लिखता हूं अभी, यहाँ अभी लिखता हूं इधर। फिर उसके बाद क्या करें? फिर बाकी बचा कुचा वाई बना लें। एक वाई के लिए कितने आवर्स? कैसे पता? बिल्कुल सही है, शाबाश। आपको जो टेबल दिया हुआ है ना, उसमें लेबर के सामने 300 रुपए पर आर आ रहे हैं ब्रैकेट में, और सामने टोटल लेबर आ रही है। जी, बिल्कुल, मैंने इसलिए वो वर्किंग रखी है सर। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। चलें, अभी अभी बता देता हूं। ये जो जी हैं, ये 8,000 जी, नूर, ये जो 8,000 जी बनने हैं ना, ये जिन लोगों ने बनाने हैं, उन्होंने डायरेक्टली जी नहीं बनाना, पहले वाई बनना है, फिर जी बनना है। तो वाई बनाने के लिए, सॉरी, जी बनाने के लिए यहां से सफर शुरू होगा। ये वाई बनेंगे, वो यहां आएंगे, और यहां से फिर जी बनेंगे। तो 8,000 किलो जी बनाने के लिए ये हैं टोटल आर्स, और फिर जो आर्स बच जाएंगे उनसे वाई बनाकर बेचेंगे। तो जो जी बनाने पे आर्स 2 घंटे है ना, वो यहां के 2 घंटे हैं, और हमें इतने जी बनाने के लिए इतने वाई इधर डालने हैं। तो वाई पे भी तो आर्स लगने हैं, 6250। और ये 4 कैसे निकला? टोटल यूनिट्स कैसे निकाले? जी, वाई के टोटल यूनिट्स निकले ऐसे। सेल्स कितनी है, डिवाइडेड बाय एक, 25,000 रुपए का है, तो 18,000 आ गए यूनिट्स वाई के। फिर क्या किया, कैसे? अच्छा, फिर? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है।
अच्छा मैं डायरेक्ट भी कर देता हूं, बहरहाल आपको दोनों तरीकों से बताता हूं। लास्ट ईयर बस वाई बनाए थे और कितने आवर्स लगे थे? 80,000 का 90%, ये लास्ट में लिखा हुआ पॉइंट नंबर 5 में 80,000 में से 90% इस्तेमाल हुए थे, तो 72,000 आवर्स लगाकर 18,000 यूनिट्स बने थे, तो 4 आवर्स पर यूनिट। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि लेबर से आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है और वेज रेट दिया हुआ है, तो उसको जब वेज रेट से डिवाइड करेंगे तो 72,000 आवर्स आ जाएंगे। तो आप इसके रास्ते से भी चल सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 5, और टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय 300 रुपए करके उससे भी 72,000 आएगा। ओके, तो ये आ गया 4। अच्छा, अब वैसी वैरायटी बता रहा हूं, हो सकता है सवाल वाले ने आपको टोटल 80,000 वाला सेंटेंस पॉइंट 5 में ना बताया होता और बस कहा होता 90% यूज हुए थे, तो हम ये 80 फिर यहां कैसे निकालते हैं? हाँ, ग्रॉस अप करके वाई के जितने आवर्स लगे थे वो निकालते, टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय 300 रुपए करके, उसको 90% से ग्रॉस करके फिर ये निकालते। तो सवाल में ये करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि 80,000 उसने दिया हुआ है। तो ये 4 घंटे हैं एक वाई के लिए, 20 41, तो 41,000 आवर्स लग जाएंगे जी की डिमांड पूरी करने के लिए। 39 रह जाएंगे और वाई को अगर हमने सेपरेट सेल करना हो तो उल्टा आ जाए 39,000 और 39,000 में 9750। तो अब जो उसने रिक्वायरमेंट पूछी थी ना वो हमने यहां निकाल तो दी है, चाहे यहीं पर इनको बस हाईलाइट कर दें। एक ये पूछा था और एक ये पूछा था, चाहे ऐसे कर दें हाईलाइट, या फिर ये दोनों काम करने के बाद नीचे अलग से दोबारा लिख दें, यानी एंड आंसर बनाकर फिर से लिख दें टोटल वाई टू बी यूज्ड फॉर जी 6250 kg, total Y to be sold separately 9750 kg। तो ये फाइनली ये इस तरह से बना के डब्बा बना दें, ये भी ठीक है तरीका, या इन्हीं को हाईलाइट कर दें। ये है पार्ट ए। ये किस लिए? अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ जी, पार्ट ए में कोई सवाल और? सवाल की वर्डिंग से ना जब मैं कहानी समझा देता हूं तो सवाल की वर्डिंग से ये भी इंश्योर किया करें कि अब आपको वर्डिंग से वाकई ये समझ आ रहा है या अभी भी वर्डिंग से नहीं समझ आ रहा।
तो पार्ट ए से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। वीयू ये वीयू क्या किया, पॉइंट 2 में लिखा तो हुआ है। नहीं, 0.6 kg पर kg ऑफ y। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है 0.6 kg ऑफ TS38 वुड बी एडेड पर kg ऑफ y, यानी 1 किलो y और 0.6 किलो TS38 तो दी हुई है। हाँ हाँ, अगर पॉइंट 3 में ये बात के z के आने से y पे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई फर्क पड़ना होता तो फिर रिक्वायरमेंट की ना वर्डिंग फिर कुछ और होती, फिर से कुछ और तरह से पूछा होता, या शायद पार्ट बी में वो बात काम आ जाती। वो तो मैं आपको बता देता हूँ, 18,000 है। पिछले साल 18,000 बेचे थे और प्लांट पूरा यूज नहीं किया था, तो डिमांड 18,000 ही होगी। पार्ट ए, चलें जी, पार्ट बी। पार्ट बी में हमने फैसला कर रहे हैं कि जी बनाएं कि ना बनाएं। अच्छा, अब हमने सेल नाउ और सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो उसमें किसको कंपेयर करना है? मतलब सेल नाउ में, बल्कि सेल नाउ तो दिया हुआ है ना, सेल नाउ तो सवाल में ही दिया हुआ है। ये जो टेबल बना हुआ है कंट्रीब्यूशन तक निकाल के दिया हुआ है, तो वो सेल नाउ तो ऑलरेडी है। अगर हम सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और बना लें तो सेल नाउ तो है। अब मेरा सवाल ये है कि सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में हम सिर्फ जी की सेल्स और इसकी कॉस्ट लें, या वो जो सेपरेटली वाई सेल होना है वो भी लें? हाँ, अब वो रेलेवेंट है, क्योंकि पहले हम जितने वाई बेच रहे थे अब उसमें से कुछ और भी बनाएंगे और बाकी बचे कुचे बेचेंगे। तो इसलिए हमें अब ये दो सिनेरियोज हैं बस जो सॉल्व करने हैं। तो सेल नाउ ऑलरेडी हुआ हुआ है, और वाई, दोबारा बताता हूं, ये जो सेल नाउ है इसमें वाई की तो कॉस्ट्स भी आ रही हैं। कल तो मैंने कहा था कि वाई तो बनना ही बनना है, तो उसकी कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है, तो अब है रेलिवेंट। क्यों? हाँ, क्योंकि वाई की क्वांटिटी डिफरेंट है, पहले टोटल वाई कुछ और बनना था, अब टोटल वाई कुछ और बनना है, तो इसलिए सेल नाउ वही है पूरा जो दिया हुआ है। अब हमने बस सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग को सॉल्व करना है। रुपीज इन थाउजेंड लिखा हुआ है ना? जी कितने का सेल हो जाएगा? 50,000 का, और जी हमने बेचने हैं 8,000, यानी 400 मिलियन ना। और वाई भी हम बेच रहे होंगे, वाई कितने बेच रहे होंगे? 97, 24750। खर्चे क्या क्या आएंगे?
अच्छा अब ना प्रोसेस वन यानी वाई का बनना, वो तो सवाल में जो टेबल दिया हुआ है हम उसी को ही यूज कर सकते हैं, बस पर यूनिट बना लेंगे। तो जो टेबल सवाल में है वो वाई बनने की कॉस्ट है, अगर उसको वाई के यूनिट से डिवाइड कर लें तो पर यूनिट वाई की कॉस्ट आ जाएगी। वाई वाले बनने की कॉस्ट तो हम यहां लिख लेंगे, मजीद प्रोसेस टू के खर्चे भी लिख लेते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वाई, वाई अब कितने बन रहे हैं टोटल? ये भी बन रहे हैं, वाई तो ये भी बन रहे हैं ना, ये भी बन रहे हैं और ये भी बन रहे हैं। वाई बनेंगे तो जी तक पहुंचेगा ना, तो वाई बनने हैं ये 6250 और 9750, इतने बनने हैं वाई। और एक वाई कितने का बनता है ये हम बेशक सवाल यूज कर लेते हैं, 216 मिलियन डिवाइडेड बाय 18,000। ये क्या किया मैंने, एक वाई की पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली और उनने वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना? बस? नहीं, 192। इस लाइन में जो वाई बनाकर अलग से बेचने और जो वाई बनाकर जी में जाने हैं ट्रांसफर इन, मैंने वो सारे वाई ले लिए। देखें वाई बन के बिकने भी हैं और आगे ट्रांसफर इन भी होने हैं, तो ये पूरे वाई ले लिए मैंने। और मजीद जी बनाने के क्या खर्चे हैं, TS38 लगना है, TS38 लगने हैं इतने, और 1 किलो कितने का है, 19200 का। और प्रोसेस टू में क्या होना है, प्रोसेस टू में एडिशनल लेबर लगनी है। प्रोसेस वन वाली इसके अंदर हो गई है कवर, तो प्रोसेस टू में जो एडिशनल लेबर लगनी है ये वाले 16,000 आवर्स और 300 रुपए पर आवर। और लेबर लगे तो भूल नहीं जाना वेरिएबल ओवरहेड्स भी लाजमी लगते हैं, तो वो कितने हैं, 325 पर आवर। तो जो एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 16,000 लेबर आवर्स, 325, 5200। कॉस्ट तो इनपुट पे ही पड़ती है ना, 369। तो कंक्लूजन क्या बना, इस ऑप्शन में इतना कंट्रीब्यूशन है, एग्जिस्टिंग में कंट्रीब्यूशन है 234, तो फिर हमें जी बेचना चाहिए। ये है जी 10 नंबर का सवाल।
हाँ जी, चलें फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन बहुत है, लास्ट टाइम वैसे भी आ गया ये, तो इसका चांस थोड़ा कम हो गया। हाँ जी, अगर अगर एमसीक्यूज ज्यादा मुश्किल, एमसीक्यूज ना कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं है, वही शॉर्ट कैलकुलेशंस हैं। तो अगर एमसीक्यूज निस्बतन मुनासिब हुए तो पास होना ज्यादा आसान हो जाएगा, 10 नंबर तो एमसीक्यूज से ही मिल जाएंगे। और वैसे पेपर आसान होगा कि मुश्किल, मुश्किल होना इसलिए बनता है कि ग्रुप बी में आ गया, ग्रुप 2 में आ गया। तो लेकिन जब ग्रुप 2 से ग्रुप 1 में गया था तो लोगों को लगता था अब आसान हो जाएगा, तो नहीं, कोई नहीं आसान। पहले ये ग्रुप बी में होता था, पहले ये जो है कैफ 8 होता था, और फिर ये स्प्रिंग 22 में कैफ 3 हो गया था। तो अब स्प्रिंग 22 के बावजूद देखें स्प्रिंग 24 में ये ऐसे ऐसे सवाल आ रहे थे। तो इसलिए जैसे पहले लगता था कि नीचे जाके आसान हो जाएगा, तो अब लग रहा है मुश्किल हो जाएगा, तो नहीं, ऐसे ही रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का 5वां हिस्सा मैंने लिखा था। ये जुमले में ना लफ्ज थोड़ा खतरनाक है, बस यही कर लें, मैं कह रहा हूं यही कर लें तो बहुत है, ये भी नहीं होता लोगों से। बहुत सारे सवाल किए हमने, बहुत सारे किए, तो इसलिए जितने किए अगर आपसे ये भी पूरे हो गए तो बहुत है, क्योंकि किए हुए सवाल जब और करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, अगर आप लोग याददाश्त की बेस पे करेंगे तो फिर को खास फायदा नहीं है। सवाल करते हुए बेशक आंसर याद हो रहा हो, लेकिन फिर भी वजह दोहराएं कि ऐसा क्यों है। तो किए हुए सवालों को दोबारा करने में ना ज्यादा कॉन्सेप्ट बेहतर होता है। कंटिन्यू और शट डाउन, ये है लॉन्ग टर्म डिसीजन। और ये जब आप बीआईए पढ़ेंगे ना तो उसमें लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, तो उसमें भी इसके सवाल हैं। तो टेक्निकली ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है नहीं, तो ये 1 साल के कॉन्टेक्स्ट में बन सकता है, सवाल बन जाता होता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म डिसीजन क्यों है ये? क्योंकि हम ये फैसला कर रहे हैं या तो फैक्ट्री बंद कर देंगे या कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू करेंगे तो फिर मल्टीपल ईयर्स तक चलेगा, तो इसलिए टेक्निकली ये लॉन्ग टर्म है। लेकिन आपके सिलेबस में चूंकि शॉर्ट टर्म है, तो इसका सवाल शॉर्ट टर्म सिनेरियो में सवाल वाला बना लेता है बहरहाल। ये 1 ईयर के कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट हो रहा होगा। यानी जैसे इसका एक सवाल जो मैं भी पहला शुरू भी करने लगा हूं कि हम एक फैक्ट्री साल बाद तो बंद करने ही लगे ही हैं, साल बाद तो बंद कर ही देनी है, लेकिन अभी कुछ मसला ऐसा पड़ गया जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि साल बाद बंद करने वाले पे ही कायम रहें या अभी बंद कर दें। तो इसलिए है ये कंटिन्यू शट डाउन लॉन्ग टर्म चीज,
लेकिन एक 12 महीने का कॉन्टेक्स्ट बना के बिल्कुल टेस्ट हो सकता है। तो अब इसमें डिसीजन रूल क्या रखें? अगर दोनों में ही फायदा है तो जिसमें फायदा ज्यादा है, और अगर दोनों में नुकसान है तो बस ये हो गया, ये तो आपको आता है, हो गया ये तो। डिसीजन रूल ये है कि कैलकुलेट नेट रेलेवेंट प्रॉफिट फॉर ईच ऑप्शन और सिलेक्ट मोस्ट फीजिबल ऑप्शन। जो सबसे ज्यादा फीजिबल लग रही है उसको सिलेक्ट कर लें। नहीं, हो सकता है हर तरह से नुकसान ही हो, तो जिसमें कम नुकसान बेहतर है, और अगर बहरहाल फायदा है तो जिसमें ज्यादा फायदा है। ब्रेक इवन पे भी चल रहे हैं तो कंटिन्यू रखें। अच्छा, कंटिन्यू कब तक रखें? कितने साल तक? तो फिर वो लॉन्ग टर्म बन गया ना, तो इसलिए शॉर्ट टर्म ही होगा, यानी 1 साल ही होगा जो होगा। तो कंटिन्यू रखेंगे भी तो उस वक्त चले ब्रेक इवन भी तो है, तो प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं ना, तो हम दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट निकाल रहे होंगे। अगर दोनों में प्रॉफिट आ रहा है तो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है, और अगर दोनों में लॉस है तो जहां कम लॉस है। इसका एक सवाल पढ़ लें। स्प्रिंग ऑटम 15। अच्छा, रीसेंट रिडेम्प का भी ना मैंने ये अपने फॉर्मेट पे बनाया था सोल्यूशन, वो भी मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, जो रीसेंट रिडेम्प में आया था।
ये रिकॉर्डिंग वालों को मैंने पोर्टल पे भी ना ये रीसेंट अटेम्प्ट का फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का सवाल सोल्यूशन रख दिया फॉर्मेट अपने पे, और आप लोगों से ग्रुप में शेयर हो जाएगा, टीए जागेगा जब तो हो गया। जागा होगा टीए। हाँ जी, पढ़ लें तो मैं करूं। एसएल का एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है, ऑपरेटिंग सेगमेंट आप समझ लें ब्रांच, कोई एक फैक्ट्री है और ये फैसला कर चुके हैं, हैड डिसाइडेड कि अगले साल के एंड तक इसको बंद कर देंगे, तो फैसला हो चुका हुआ, तो वो हो चुका है तो खत्म हो गई बात पर। हाँ, तो ये भी फैसला हो चुका था, हैड डिसाइडेड कर चुके थे। जैसे हम फर्ज करें 2025 के एंड पे खड़े, तो 26 बस शुरू होने वाला है, तो 26 के एंड पे हमने फैक्ट्री बंद कर देनी है, ये फैसला हो चुका है। इसी बेस पे फैक्ट्री के आखिरी साल का बजट भी बना लिया गया, ये टेबल में वो बजट दिया हुआ है, अप्रूव भी हो गया। लेकिन जब ये न्यूज लीक हुई कि ये तो फैक्ट्री बंद होने वाली है, तो जो काम के लोग थे वो गए। अब जब काम के लोग अभी चले गए तो काम कौन करेगा? तो मैनेजमेंट सोच रही है कि या तो जो कल बंद करना था वो अभी बंद कर दें, या लोग तो भारत चले गए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लाके किसी तरह साल गुजार लें। अच्छा, हमने ना टिकटें साल बाद की कराई हुई हैं, हमने जाना यहां से साल बाद ही है, हो सकता है बिल्डिंग बेचने का फैसला भी साल बाद का हो, तो वो जो साल बाद हमने सारा सेटअप क्लोज करना है, तो अभी हम बिल्डिंग छोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम अभी बिल्डिंग के ओनर हैं और रहेंगे, साल बाद ये सारा काम खत्म करना है। हम सिर्फ ये प्लान करने लगे हैं कि हम खुद फैक्ट्री चलाएं या ऑपरेशंस छोड़ के बिल्डिंग किसी को किराए पे दे दें, ये होने लगा है फैसला। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। एक तो फॉरेन के फॉरेन ऑपरेशंस बंद कर दें, लिखा नहीं ऑपरेशंस, मैं कह रहा हूं ऑपरेशंस बंद कर दें, खुद काम करना बंद कर दें, और बिल्डिंग तो है तो वो एक साल के लिए किसी को किराए पे दे दें। या फिर काम के लोग बेशक छोड़ के चले गए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर ले आए और साल किसी तरह गुजार लें। ये दी फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन से ऊपर ऊपर तक की कहानी बताई है मैंने, इसकी अंग्रेजी बता दें अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो। हाँ जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से ऊपर ऊपर। अच्छा जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में आगे फिर आगे मटेरियल और लेबर और ये इंफॉर्मेशन है। जी जी, हाँ जी, नहीं नई लेबर ना, एग्जिस्टिंग तो गए। और एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय करें कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, तो लेबर तो गए सारे, पुराने लोग चले गए, मेजॉरिटी ऑफ स्किल्ड लेबर गए,
तो अब हमने कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर लानी है और काम करवाना है। हाँ जी, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन से ऊपर ऊपर। अच्छा, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1, सेल्स मैनेजर कह रहा है कि अगर आपने इन लोगों से काम करवाना है, अच्छा अब ये कहानी मैं खुद ऐड कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, ये मैं खुद कह रहा हूं, सवाल में नहीं कहा हुआ। तो हमारे ना यूनिट्स इतने बनेंगे, इतने बिकेंगे नहीं। हाँ, अगर आप प्राइस कम कर लें तो फिर 40,000 बेच लेंगे। चल, तो मैनेजर ने कहा है कि 30,000 यूनिट्स बिकेंगे अगर आपने प्राइस कम ना की तो। अगर प्राइस कम करेंगे तो 40,000 बिकेंगे। और बाकी आगे फिर जो है वो सवाल सॉल्व करते हुए बताता हूं। अभी तक मैंने जितनी कहानी बताई है, इसका रिक्वायर्ड एडवाइस द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो सायल लिमिटेड के पास कितनी ऑप्शंस हैं? तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शन। के कंटिन्यू करें? हाँ, और तीसरी ऑप्शन तो बंद, सेल प्राइस कम करके चलाएं कि सेल प्राइस सेम रख के चलाएं, ये भी दो ऑप्शन है ना। तो अभी फैक्ट्री छोड़ दें, एक ऑप्शन, सेम सेल प्राइस रखें और कंटिन्यू करें, दूसरी ऑप्शन, और प्राइस कम करके कंटिन्यू करें, तीसरी ऑप्शन। तो तीन ऑप्शन, और तीन ऑप्शन हैं तो तीन सोल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। ऑटम 15, एक ऑप्शन हो गई इमीडिएट क्लोजर, और ₹1000, और एक ऑप्शन है कंटिन्यू एट सेम प्राइस। अच्छा, ऊपर ना मैं यहीं पर लिख लेता हूं ताकि कैलकुलेशंस में हेल्प हो। 30,000 यूनिट्स, क्योंकि अगर प्राइस सेम रखी तो फिर 40 नहीं बिकने। और ऑप्शन 3, कंटिन्यू एट रिड्यूस्ड प्राइस। प्राइस कम करेंगे तो 40,000 यूनिट्स बेचेंगे। अच्छा, मेरे पास तो बोर्ड है, मैं तो 10 ऑप्शन भी बना सकता था, लेकिन पेपर में क्या एक एक ऑप्शन करके सॉल्व करें या तीनों को साइमल्टेनियसली खोल लें? तो जो दिल करता है, जैसे आपकी आसानी है वैसे करें। वैसे मेरा जाती मशवरा ये है कि साइमल्टेनियसली चलाएं, ताकि एक ही बार सवाल पढ़ते जाएं, जिस जिस जगह लिखने वाली है वहां लिखते जाएं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो फिर एक एक करके चल लेंगे। पहले पैराग्राफ को दोबारा बताता हूं। जिस साल को हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी जो साल कंटिन्यू होगा, उसका बजट बना हुआ है, लेकिन जिन हालात का बजट बना हुआ है वो अच्छे हालात थे। अब अगर हमने कंटिन्यू किया तो हालात वो टेबल वाले नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हमें टेबल वाली ही यूज करनी पड़ेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे सेल प्राइस कम हो जाएगी या नहीं होगी, लेबर का रेट अलग से बता दिया, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स 0.1 से लेके 0.6 तक वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में कुछ बताया? हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड्स का है कि कम हो जाएंगे। तो जिनके बारे में नीचे अलग से बता दिया वो तो बता दिया, जिनके बारे में नहीं बताया उनके लिए हम बजट वाला डाटा ही यूज कर लेंगे। जैसे फर्ज करें मटेरियल के बारे में कुछ ना बताया होता,
क्योंकि ये तो पता ना कि लेबर हल्की वाली लानी है हम लोगों ने, लेकिन अगर मटेरियल के बारे में कुछ ना बताया होता, पॉइंट 2 ना लिखा होता, तो वही जो ऊपर टेबल में मटेरियल आ रहा है फिर हम उसी को ही यूज कर लेते। एग्जैक्टली वो तो ना यूज करते, पर किलो निकालना पड़ता, वो तो 50,000 यूनिट्स के लिए, लेकिन हम मटेरियल फिर टेबल से निकाल के यूज करते। तो जो एडिशन इंफॉर्मेशन में नहीं बताया उसके लिए हम एग्जिस्टिंग टेबल वाला डाटा ही यूज करते, क्योंकि है ये अगले साल का ही बजट, गुजरा हुआ साल नहीं है। जो अगला साल हमारे सामने खड़ा है ना, है ये उसी का बजट। वो तो हालात डिफरेंट है, बजट किसी और सोच में बनाया था। तो जो नीचे अदर इंफॉर्मेशन में अलग से नहीं बताया हुआ वो हम टेबल से ही गौर करेंगे। तो टेबल को अभी फिलहाल छोड़ के अदर इंफॉर्मेशन में चलते हैं, और अदर इंफॉर्मेशन में जो चीजें पूरी हो जाएंगी फिर टेबल पे दोबारा नजर मार लेंगे। तो अदर इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1, अगर 30,000 यूनिट्स बेचे तो सेम सेल प्राइस है, और अगर 40 बेचे तो 90 है। तो सेल्स यहां होंगी 30,000 यूनिट्स इंटू 90, 100 सॉरी, 3 मिलियन। ये मैं मिलियन में कैसे चला गया, ये थाउजेंड से भी। और अगर हमने प्राइस कम कर ली तो हो जाएंगे 40,000 इंटू 90। और यहां कुछ भी नहीं। अच्छा, यहां पर हम सेल्स का ना होना लिखना नहीं, हम जिन मल्टीपल ऑप्शंस को सॉल्व कर रहे हैं चूंकि अलग अलग नजर आ रहे हैं तो हमने कंपेयर करके फैसला करना है। तो अब एक को सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना कुर्बानी या बचत नहीं दिखाना। हाँ जी, अगर मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लें, बिल्कुल, यानी अंग्रेजी एक लिखें और रुपीस के 3 कॉलम आ रहे हो, अगर मैनेज हो सकता तो कर लें, अगर मैनेज हो सकता तो बिल्कुल कर लें। वही कह रहा हूं, मैनेज हो सकता है तो बिल्कुल कर लें, बिल्कुल। लेकिन उसमें ना सिर्फ मुश्किल, मैं पर्सनली इसको इसलिए लेके चल रहा होता कि हर ऑप्शन की जब अलग अलग वर्किंग बनाई होगी ना, तो कोई गलती भी करने लगेंगे तो उससे ऊपर वाली चीजें थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगी। जब आपने अंग्रेजी ही एक लिखी हुई है और कॉलम 3 आ रहे हैं तो उनमें फिर गलती का चांस बढ़ जाएगा कि गलत कॉलम में लिख देंगे। अदरवाइज मैनेज हो सकता है तो बिल्कुल कर लें, टाइम बच जाएगा। पॉइंट नंबर 1 डन। अच्छा, ये मेरी गलती, मैं एक जज्बाती हरकत में खुद ही कर गया। अच्छा वाला ऊपर से चला था। पहला पैराग्राफ बजट है, ठीक है, टेबल हो गया और आगे चलें। उससे अगला पैराग्राफ मिस कर गया था मैं। हम अगर अभी क्लोज कर देंगे तो रेंट आएगा 40,000 पर मंथ, तो यहां इनकम आएगी 40,000 पर मंथ, 40,000 इंटू 12 महीने, 480,000। चलें अब आगे, पॉइंट 2। अगर हमने कंटिन्यू किया, ये ऑप्शन 2 बता रहा हूं, तो 30,000 यूनिट्स बनाएंगे। और पॉइंट नंबर 2 में मटेरियल की बात किलोज में हो रही है, तो अब किलोज और यूनिट्स का ताल्लुक कहां से ढूंढें? ऊपर बजट से। ऊपर बजट में पता चल रहा है कि 50,000 यूनिट्स थे और टेबल के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 50,000 किलो, तो उसका मतलब 1 यूनिट के लिए 1 किलो। तो अगर हमने यहां पर 30,000 यूनिट्स बनाने तो मटेरियल के 30,000 किलो चाहिए।
चूंकि 30,000 किलो चाहिए तो 25,000 पड़े हुए हैं, एक तो वो 25 यूज कर लेंगे और उसके अलावा 5,000 और चाहिए होगा। तो जो और चाहिए होगा वो तो लिखना ही लिखना है। 5,000 किलो कितने का मिलेगा, ये कहां से ढूंढे? हाँ जी, मैं इसीलिए शुरू ही एडिशनल मटेरियल से किया है। एग्जिस्टिंग पे करता हूँ बात, अभी एडिशनल लिखा मैंने पहले। तो ये जो एडिशनल 5,000 किलो होगा ये कितने का मिलेगा? अच्छा 19 कहां से आया? ये जो 19.2 में लिखा हुआ है ना, ये 19 नहीं, ये टेबल वाला, ये जो 19 है ये तो है हम बेचेंगे तो इतने का बिकेगा। ये पहले भी शायद किसी के में किसी क्लास में बात हुई है कि हम अगर मटेरियल लेते हैं तो हम कस्टमर है मटेरियल के, हमको सेलर नहीं है मटेरियल के। तो इसलिए हमें तो मटेरियल मिलेगा ही। हम अगर 19 का बेच रहे हैं तो हम शायद कहीं कबाड़ में बेच रहे हैं जाके। तो इसलिए हम जब मटेरियल की कॉस्ट लिख रहे हैं तो एज अ कस्टमर बन के सोच रहे हैं कि हमें कितना कॉस्ट करेगा। तो पॉइंट 2 में वो कहीं नहीं है कितने का मिलेगा, वो आपको बजट वाले टेबल से निकालना पड़ेगा। 950,000 के अगर 50,000 किलो तो फिर 1 किलो कितने का? ये वो वाला 19 है। जी कितना? 95। और अगर इधर इधर हमने 40,000 किलो मटेरियल इस्तेमाल करना है, 25,000 पहले पड़ा हुआ है, तो 15,000 किलो मिलेगा 19 का। कितना? 285। ये एडिशनल मटेरियल वाली बात बताएं अगर कोई परेशानी है तो। और यहां कोई मटेरियल नहीं आएगा तो यहां कुछ नहीं। अब आते हैं एग्जिस्टिंग मटेरियल पे। एक प्रेजेंटेशन मैं करने लगा हूं और एक और अल्टरनेटिव जबानी बोल दूंगा ताकि आपको जो दिल को आसान लगे वो लिख लें। लिख बेशक यही लें लेकिन दूसरी वैरायटी भी जबानी जरूर बोलूंगा। 25,000 किलो हमारे पास पड़ा हुआ है और पुराना नॉलेज ही अगर रिकॉल करें तो हम इधर एक सोल्यूशन कर रहे हैं। ये बस 25,000 किलो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ वाला यहां यूज करना है। कितने का खरीदा था इररेलेवेंट। पड़ा हुआ है, अगर यहां इस्तेमाल ना करते तो क्या करते? या तो बेचते या हम एक और मटेरियल में इसको इस्तेमाल कर लेते। तो अगर बेचते हैं तो ये 19 का बिकेगा 2 रुपए खर्च करने के बाद, और अगर इसका इलाज करा लें तो एक और जगह इस्तेमाल हो जाएगा 18 रुपए मटेरियल की जगह। तो अब या तो इसको हम बेचेंगे या इलाज करा के दूसरे मटेरियल में डालेंगे। तो जिसमें ज्यादा फायदा है, तो किसमें ज्यादा फायदा है? 18 में। लेकिन सारा का सारा 25,000 हम ये कर नहीं सकते, 15,000 कर सकते हैं। तो बाकी 10,000। तो इसलिए एग्जिस्टिंग मटेरियल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 15,000 किलो का इलाज कराकर दूसरे मटेरियल की जगह इस्तेमाल करके 18 रुपए बचाने थे हमने। और किस पे नहीं है, नहीं ना, है नहीं, मुफ्त में इलाज हो जाएगा। और जो बाकी 10,000 है वो हमने 17 का बेच लेना था। तो अगर ये पड़ा हुआ 25,000 किलो इस्तेमाल कर लिया तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई कितनी? 440। जी
अभी तो मैंने यहां लिखा ना, पहले तो यहां की बात कर लें। यहां इस पड़े हुए 25,000 किलो का इस्तेमाल कर लेना, ये हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करेगा। और यहां पर भी हाँ, जहां भी ऐसे ही होगा। यहां भी ऐसे ही होगा भाई। देखें, ये दोनों ऑपरेशनली तो सेम है ना, वो तो प्राइस फर्क की वजह से यूनिट्स चेंज हैं, इसलिए अलग अलग बनाए हैं, वरना है तो प्रैक्टिकली ऑपरेट करना। तो अगर ऑपरेट करेंगे तो एग्जिस्टिंग वाले को इस्तेमाल करेंगे तो कुर्बानी होगी। और यहां पर भी यहां पर क्या कुर्बानी हो रही होगी? नहीं हो रही होगी। तो जब कुर्बानी नहीं हो रही होगी तो कुछ नहीं। तो वो जो करना होगा वो यहां इनफ्लो दिखा दे, तो उसको इनफ्लो दिखा दे पॉजिटिव। तो ये हम डबल नहीं कर रहे। अगर आप यहां पर 440 का इनफ्लो दिखा देंगे तो ये 440 एक ही चीज है, पड़े हुए मटेरियल को बेचकर 440 आना है। तो जब आना है आप उसको इनफ्लो दिखा रहे हैं, और जब नहीं आना तो वहां जीरो लिखने की बजाय उसका ना आना नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो डबल कर दिया 440। हाँ, नहीं नहीं, 440 उसी 25,000 का ही बन रहा है ना। क्या? अच्छा, जो पड़ा हुआ मटेरियल है उसका क्या हल है हमारे पास? नहीं नहीं, ये ब्रैकेट के अंदर वाला या नहीं, 440 कि उस पड़े हुए से हम 440 का बेनिफिट लेंगे। अब उस पड़े हुए मटेरियल का 440 या तो आएगा या नहीं आएगा। तो जिस ऑप्शन में आएगा वहां उसका आना लिख लें, और जिस ऑप्शन में नहीं आएगा वहां ना लिखें। चलें, एक पुरानी बात याद कराता हूं, तो उधर खड़े हो रही थी बात। अगर हमने प्रोडक्ट ए की प्रोडक्शन कंटिन्यू रखी तो एक मशीन का हर साल का किराया देना पड़ता था, और अगर बाय पे चले गए तो किराया नहीं देना पड़ेगा। तो एक जगह पर उसको किराया देना खर्चा लिख रहे थे, और दूसरी जगह पर नहीं देने को बेनिफिट लिख रहे थे। नहीं लिख रहे थे ना। मकसद तो 2 लाख का कंपैरिजन था, एक जगह वो 2 लाख का खर्चा था, दूसरी जगह नहीं था। तो जहां था वहां खर्चा लिखा, जहां नहीं है वहां कुछ भी नहीं लिखा। तो अब वो खर्चे की जगह बेनिफिट है। एक ऑप्शन में हमें 440 का बेनिफिट आना है, दूसरी ऑप्शन में नहीं आना है। तो आप या तो यहां 440 लिखें और वहां 440 ना लिखें, या फिर वहां 440 की कुर्बानी लिखें और यहां कुर्बानी ना लिखें। तो कुर्बानी तभी बोल रहा हूं ना कि पड़े में। देखें, हमारे पास 25,000 किलो पड़े हुए हैं, उसका क्या हल है, उसका क्या हो सकता है? 440 का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जिस ऑप्शन में मिलेगा वहां लिख लें, जिस ऑप्शन में नहीं मिलेगा वहां ना लिखें। चलें, एक और कोशिश करते हैं। हमारे पास यहां बिल्डिंग अभी मौजूद है, किराए पे दे सकते हैं तो किराया मिल जाएगा, खुद इस्तेमाल कर ली तो नहीं मिलेगा ना। तो यहां पर किराए का मिलना लिखूं और यहां किराए का ना मिलना कुर्बानी लिखूं? भाई, जहां किराया मिलेगा वहां लिख लेंगे, जहां नहीं मिलेगा वहां नहीं लिखेंगे। करना तो कंपैरिजन है अल्टीमेटली। अभी भी नहीं समझ आ रही है? तो अब ना आप इसको प्रेजेंट चाहे ऐसे कर लें जैसे मैंने किया हुआ, कि जहां कुर्बानी दिखानी है, जहां पर हम फायदा नहीं उठा सकेंगे वहां कुर्बानी दिखा दें, और यहां पर कुर्बानी ना दिखाएं,
या ऐसे प्रेजेंट कर लें या फिर इन दोनों जगह पर ना लिखें और यहां पर 440 पॉजिटिव लिख लें। तो ये दोनों प्रेजेंटेशंस ठीक। वहां मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि पहले आदत इसी चीज की है कि हम जब मटेरियल कॉस्ट लिख रहे होते हैं तो एग्जिस्टिंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख रहे होते हैं। इस आदत की वजह से मैंने यहां लिख दिया, वरना आप यहां ना लिखें दोनों जगह और यहां 440 लिख दें। हाँ जी, 0.2 डन। 0.3 बस मेन मुश्किल यही थी। आगे ये अगले 3-4 पॉइंट आसान है, एक थोड़े से में दोबारा बहस आएगी, वरना बाकी सिंपल सिंपल थे। पॉइंट नंबर 3, हम अगर कंटिन्यू करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर लाएंगे और लेबर हमसे 24 पर यूनिट लेगी। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के 24 इंटू 30,000 कितने 720 और इनकी ट्रेनिंग भी है कितनी 40 और यहां पर लेबर के 24 इंटू 40,000 इंटू 24 960 और लेबर की ट्रेनिंग 40 और यहां पर बस कुछ भी नहीं। वेरिएबल ओवरहेड्स जितने पहले नॉर्मल हालात में सोचे हुए थे उससे 20% ज्यादा ही लगने हैं अब। तो पहले कितने सोचे हुए थे, तो मैं 500,000 लिखूं या पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, तो पर यूनिट है 10 रुपए। ये टेबल में एक जीरो का ही फर्क है, बस 50,000 यूनिट्स के लिए 5 लाख रुपए, तो 10 रुपए। तो ये तो थे जो बजट सोचे थे, तो अब 10 रुपए की बजाय 12 रुपए होंगे। अगर तो 10 रुपए आराम से समझ आ रहे हैं तो नहीं तो 5 लाख डिवाइड बाय 50,000 लिख दूं। 10 रुपए 20% बढ़ के इंटू 30,000 यूनिट्स 360 और यहां पर इंटू 40,000 यूनिट्स। $480। वेरिएबल ओवरहेड्स डन। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है जी वो जो आपको ऊपर फिक्स ओवरहेड्स नजर आ रहे हैं 1750 इंक्लूड, उसमें एक तो है डेप्रिसिएशन, जो मशीनें इस वक्त फैक्ट्री में मौजूद हैं उनकी डेप्रिसिएशन है, और बाकी सेंटेंस बाद में बताता हूं। और दूसरा बुलेट पॉइंट है कि बाकी जो बच जाएंगे वो सारे के सारे जनरल ओवरहेड्स के पोर्शनमेंट है। इसका मतलब है कि अगर पूरे बिजनेस के कोई ग्रैंड ओवरहेड्स थे
वो उन्होंने मुख्तलिफ सेगमेंट्स पे बांटे हुए थे। तो वो जो बांट के हिस्सा आया हुआ था, ये दूसरा बुलेट पॉइंट वो हिस्सा बता रहा है। तो पॉइंट नंबर 5 में से सेकंड बुलेट पॉइंट रेलिवेंट है। ये बिजनेस के जनरल ओवरहेड्स हैं जो वो सेगमेंट्स को बांट रहे होते थे, जस्ट चार्ज कर रहे होते थे, जैसे ओवरहेड्स वाले चैप्टर में बांटे होते थे हमने डिपार्टमेंट वाइज। तो ये तो कॉमन ओवरहेड्स हैं जो बस बांटे हुए थे, तो ये रेलिवेंट नहीं है। क्यों रेलिवेंट है? देखो हम इस वक्त बिजनेस के खर्चे, मैं ऐसी खुद ही फिगर बना रहा हूं, 100 मिलियन बिजनेस के कॉमन हेड ऑफिस वगैरह के खर्चे थे, और इस बिजनेस के 4 सेगमेंट्स थे, 4 फैक्ट्रियां थी। पहले वो इन 4 फैक्ट्रियों को बांट देता था। अब जब एक फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो चलो वो 3 को बांट दिया करेगा। तो कॉमन खर्चों का बटा हुआ हिस्सा इसका इतना आता था। ये फैक्ट्री बंद हो भी गई तो ये थोड़ी चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज होता तो फिर कोई और इंफॉर्मेशन होती। जी नहीं, फिर अपोर्शनमेंट क्यों है? जनरल ओवरहेड्स की अपोर्शनमेंट है। ये सेगमेंट कोई एक सेगमेंट है, इस बिजनेस के और भी बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। जनरल ओवरहेड्स को सेगमेंट्स में बिजनेस बांटता था, हेड ऑफिस के खर्चे होंगे, तो इस सेगमेंट के हिस्से में इतना आता था। अब ये सेगमेंट अगर बंद हो भी जाएगा तो बस उसके हिस्से में नहीं आएगा, जनरल ओवरहेड्स तो वही रहेंगे। तो इसलिए ये इस चैप्टर के शुरू में भी शायद कहीं बताया हुआ है कि जो एलोकेटेड ओवरहेड्स होते हैं वो रेलिवेंट नहीं होते कभी भी। चलें अब पहले बुलेट पॉइंट पे आता हूं वापस। जो मशीनें इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, हमने साल बाद तो फैक्ट्री बंद कर ही देनी है, तो साल बाद इन मशीनों का क्या करना था? बेच देनी थी। और अगर अभी फैक्ट्री बंद कर दी तो भी बेच सकते हैं। और अगर साल बाद भी बेची तो कितने की बिकेगी, ये डिपेंड करेगा कि हम कितने यूनिट्स बनाएंगे उससे। तो हम मशीन को इवेंचुअली तो बेचेंगे, तीनों ऑप्शंस में ही बेचेंगे। अभी बेच देंगे, साल बाद बेच देंगे, लेकिन अमाउंट्स तीनों में डिफरेंट आएंगी। इसलिए ये मशीनों का बेचना रेलिवेंट इनफ्लो है। देखें ऊपर सेल्स लिखी हुई है, जहां जितनी सेल कर सकेंगे वहां लिख लेंगे, जहां नहीं कर रहे नहीं लिखेंगे। चले उसको छोड़े, मैं इन दोनों की बात करता हूं। यहां भी सेल्स है वहां भी सेल्स है, तो हमने क्यों लिखी? रेलिवेंट क्यों है? तो हमने जब मशीनें तीनों ऑप्शंस में फाइनली तो बेच ही देनी है, बेचेंगे तो इनफ्लो आएगा, लेकिन तीनों में उसकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। अगर हमने अभी के अभी बेच दी तो अभी बिक जाएगी 830 की, लेकिन अगर साल बाद बेची और 30,000 यूनिट्स बनाकर बेची तो अभी बिकती तो 830 की बिकती, ये 5 रुपए पर यूनिट। और इस सूरत में 40 इंटू 5, ये 40,000 है, 630। तो मशीन की सेल है तीनों में, लेकिन चूंकि अमाउंट्स फर्क हैं तो इसलिए रेलिवेंट है, और तीनों के अंदर अपनी अपनी रेलिवेंट अमाउंट्स आ गई। ये हो गया पॉइंट 5। और लास्ट, जो ऊपर टेबल में एडमिन सेलिंग ओवरहेड नजर आ रहे हैं, उनमें से 40% वेरिएबल है और बाकी वही सेम अपोर्शनमेंट है। तो जो 40% है वो रेलिवेंट। तो ऊपर हैं कितने, यानी सेम पर यूनिट 10 रुपए। वेरिएबल ओवरहेड्स और ये सेम है ना, तो 10 रुपए। तो उस 10 रुपए में से 4 रुपए रेलिवेंट।
वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग, तो जो 4 रुपए है वो रेलिवेंट है। 30,000 1 ये 10 रुपए का 40%। और अब इन सब ऑप्शंस का कर लेंगे टोटल। वन 1310 19। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि कंटिन्यू करें एट सेम सेल प्राइस। कौन से वाले पॉइंट की बात कर रही है? हाँ जी, हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर कुछ ना लिखें कि मशीन हमने बेचनी थी, बेच तो लेंगे ही, यहां कुछ ना लिखें। यहां पर मशीन बेचना चूंकि डिले हो जाएगा तो 130 का नुकसान हो जाएगा, 130 को नेगेटिव दिखा दें, यहां 150 को नेगेटिव दिखा दें। सही है। चले लेक्चर 92 बहुत है मेरे ख्याल में। लेक्चर 92